हम रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन ना हमारा है। बिल्कुल। मतलब नाश्ते में क्या खाना है, कौन सी शर्ट पहननी है, या फिर करियर में कौन सा रिस्क लेना है। हमें हमेशा लगता है कि हर चीज की स्टीयरिंग हमारे ही हाथ में है। हाँ, और ये जो नियंत्रण होने का एहसास है ना, ये इंसान को बहुत ही सुकून देता है। सही कहा। लेकिन इस डीप डाइव में आज हम जिस रिसर्च पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर हरनेक सिंह के क्लिनिकल नोट्स, जब मैंने उन्हें गहराई से पढ़ा तो मुझे लगा जैसे जैसे मेरे हाथ से मेरे ही जीवन की स्टीयरिंग व्हील किसी ने छीन ली हो। हाँ, वो रिसर्च वाकई आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल। मतलब ये स्रोत चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिसे हम अपनी आज़ादी कहते हैं ना, या जो फ्री विल समझते हैं, वो असल में एक बहुत बड़ा जैविक धोखा है। एक जैविक भ्रम। हाँ, एक ऐसा भ्रम जिसे हमारे अहंकार ने, यानी हमारी ईगो ने सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए पाल रखा है। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ये भ्रम सच में बहुत गहरा है। हम इंसानों को लगता है कि हम अपनी कहानी के खुद लेखक हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर सिंह, जो कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी इस रिसर्च में आयुर्वेद, न्यूरोसाइंस और जीव विज्ञान, इन तीनों के धागों को एक साथ पिरोया है। और जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होता है? तो एक ही तस्वीर उभरती है। इंसान का अहंकार प्रकृति की इस विशाल और जटिल व्यवस्था के सामने ना एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है। बाप रे! और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई। मतलब हम रोज सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन इन नोट्स के मुताबिक हमारी जिंदगी की पटकथा तो हमारे जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी थी। बिल्कुल सही, जन्म से बहुत पहले। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे किसी नाटक का अभिनेता मंच पे खड़ा होकर ये सोचकर खुश हो रहा है कि वो खुद कहानी लिख रहा है, खुद डायलॉग बना रहा है। हाँ। कि सच्चाई ये है कि उसकी स्क्रिप्ट, उसके हाव भाव, यहाँ तक कि मंच की लाइटिंग भी पर्दा उठने से बहुत पहले ही तय की जा चुकी थी। क्या बात है! ये अभिनेता वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है ना? हाँ, क्योंकि इंसान का जीवन या उसका व्यक्तित्व उसके जन्म के बाद शुरू नहीं होता। अच्छा, तो कब शुरू होता है? जिस क्षण एक माँ गर्भ धारण करती है ना, बस उसी सेकंड से एक बहुत ही जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब उसी पल से? बिल्कुल। उस समय बाहर कौन सा मौसम चल रहा था? कड़ाके की ठंड थी या उमस भरी गर्मी? माता पिता की मानसिक स्थिति कैसी थी? क्या वे गहरी खुशी में थे या किसी भारी आर्थिक तनाव से गुजर रहे थे? इन सब चीजों ने मिलकर एक तरह का खाका तैयार कर दिया था। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। हाँ, बताइए। मौसम या माता पिता के तनाव का एक एक बच्चे के भविष्य के फैसलों से सीधा क्या संबंध हो सकता है? मतलब क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही जीव विज्ञान की असली ताकत है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक माँ गर्भावस्था के दौरान लगातार तनाव में है, तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है। कॉर्टिसोल? हाँ। अब ये कॉर्टिसोल प्लेसेंटा के जरिए सीधा उस अजन्मे बच्चे के विकासशील दिमाग तक पहुंचता है। ओ। उस बच्चे ने अभी तक दुनिया देखी नहीं है, लेकिन उसका दिमाग ये मानकर विकसित होने लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। मतलब उसे पहले से ही सिग्नल मिल रहा है। एग्जैक्टली। आंख खोलने से पहले ही उस बच्चे का नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड के लिए वायर हो जाता है। अरे वाह! मतलब जब वो बच्चा बड़ा होकर किसी छोटी सी बात पर अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा या पैनिक करेगा, तो उसे लगेगा कि ये उसका अपना स्वभाव है। बिल्कुल। उसे लगेगा कि ये मेरी पर्सनैलिटी है। लेकिन असल में वो उस कॉर्टिसोल का असर है जो उसे जन्म से पहले मिला था। 100%। और सिर्फ तनाव ही नहीं, उस समय माँ जो खाना खा रही थी, वो किस मिट्टी में उगा था, उस मिट्टी में कौन से खनिज थे, वहां का पानी कैसा था, इन सब ने मिलकर उस इंसान की शारीरिक संरचना तय कर दी। क्या आप बात कर रहे हैं? मिट्टी और पानी से? हाँ, उसकी आवाज कितनी भारी या तीखी होगी, उसके चलने की गति क्या होगी, उसका वजन तेजी से बढ़ेगा या नहीं। अच्छा। यहाँ तक कि उसकी याददाश्त कैसी होगी, उसके अंदर कितना आत्मविश्वास या कितना डर होगा, ये सब जेनेटिक्स और पर्यावरण के उस कॉकटेल ने जन्म से पहले ही फिक्स कर दिया था। तो फिर इंसान का अपना क्या है? यही तो सवाल है। जब मेरी आवाज से लेके मेरे डर तक और मेरे गुस्से से लेके मेरी बुद्धि तक सब कुछ जन्म से पहले ही मेरे पर्यावरण और माता पिता के रसायनों ने तय कर दिया, तो इंसान के अहंकार के लिए जगह बचती कहाँ है? कहीं नहीं।
हम किस बात का ईगो लेके घूम रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ? और यही इस रिसर्च का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। अहंकार हमेशा कहता है मैं कर रहा हूं, लेकिन शरीर का विज्ञान कहता है प्रकृति करवा रही है। प्रकृति करवा रही है। हाँ, और प्रकृति ये सारा काम कैसे करवाती है, इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझने के लिए डॉक्टर सिंह ने आयुर्वेद के दोष के सिद्धांत का बहुत ही शानदार तरीके से उपयोग किया है। हाँ, दोष मतलब जब भी ये शब्द मेरे कानों में पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी बीमारी की बात हो रही है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, जैसे शरीर में कुछ टूट गया है या कोई गलती हो गई है, इसीलिए उसे दोष कहते हैं, है ना? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो समय के साथ लोगों के मन में बैठ गई है। अच्छा। हाँ, आयुर्वेद में दोष का मतलब कोई बीमारी या कोई खराबी बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे आप शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे फोन या कंप्यूटर में होता है? एग्जैक्टली। ये फंक्शनल एनर्जी है, यानी वो ऊर्जाएं जो हमारे शरीर और मन के हर एक काम को चलाती हैं। और ये मुख्य रूप से 3 हैं: वात, पित्त और कफ। तो ये हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि जीवन को संभव बनाने वाली बुनियादी मशीनरी है। बिल्कुल। देखिए, वात का सीधा अर्थ है गति, यानी मूवमेंट। खून का बहना, पलकों का झपकना, विचारों का आना। बिना वात के शरीर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ओके, और पित्त? पित्त का अर्थ है पाचन और रूपांतरण, यानी मेटाबॉलिज्म। जो खाना हम खाते हैं उसे पचाना। हाँ, उसे ऊर्जा में बदलने की जो भट्टी शरीर के अंदर जलती है ना, वो पित्त है। और कफ? कफ का अर्थ है संरचना, यानी ढांचा और स्थिरता। हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, शरीर में जो चिकनाहट और जुड़ाव है, वो कफ के बिना बन ही नहीं सकता। समझ गए। और जो बात मुझे नोट्स में सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ये 3 ऊर्जाएं सिर्फ हमारे खून या हड्डियों में ही बंद नहीं है। हाँ, ये पूरी प्रकृति में फैली हुई है ना? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही वो कड़ी है जो इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ती है। इंसान कोई अलग से बनी हुई मशीन नहीं है, वो इसी प्रकृति का एक्सटेंशन है। कैसे? प्रकृति में जो सूखापन है, तेज हवाओं का चलना और जो बदलाव है, वो वात है। अच्छा। जो तेज चिलचिलाती धूप, गर्मी और आग है, वो पित्त है। और जो ठंडा, भारी और गीला मौसम है, वो कफ है। ओके। क्योंकि इंसान इस प्रकृति के समुद्र में तैर रहा है, इसलिए बाहर का मौसम सीधे तौर पर हमारे अंदर के रसायनों और हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने लगता है। अरे वाह, यहाँ आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, खासकर जब हम खाना खाते हैं। हाँ, खाने के मामले में तो ये साफ दिखता है। इंसान अपने अहंकार में बड़े गर्व से सीना तान कर कहता है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही खाता हूँ। सब यही कहते हैं। मुझे भी हमेशा यही लगता था कि जब बारिश का मौसम आता है और मैं खिड़की के पास बैठकर पकौड़े और अदरक वाली चाय पीने का फैसला करती हूँ, तो वो मेरी अपनी आजाद चॉइस है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो वो फैसला आपका था ही नहीं। तो किसका था? चलिए इसके पीछे के मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो बाहर प्रकृति में ठंडक और नमी बढ़ जाती है। मौसम बदलता है। और आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में हमारी पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है और शरीर के अंदर वात बढ़ जाता है। वात बढ़ने का मतलब? वात बढ़ने का मतलब है शरीर में अस्थिरता और रूखापन आना। अच्छा, तो शरीर इस अस्थिरता से बचने के लिए क्या करता है? शरीर तुरंत सर्वाइवल मोड में आता है। ओके। वो खुद को वापस स्थिर और गर्म करने के उपाय ढूंढता है। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो इस रूखे और ठंडे वात को शांत कर सके। तो इसीलिए मन करता है कि कुछ खाएं? हाँ, अचानक से शरीर अंदर से अलार्म बजाता है कि मुझे कुछ गर्म, तेल वाला और भारी खाना चाहिए। अचानक आपका मन तले हुए पकोड़े, भुने हुए स्नैक्स या मसालेदार भोजन की तरफ भागने लगता है। मतलब मेरा शरीर बस अपने बढ़े हुए वात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। और आपको लग रहा है कि ये आपकी फूड क्रेविंग है जिसे आपने खुद चुना है। कमाल है। मतलब जिसे मैं अपनी पसंद समझ रही थी वो असल में मौसम का मेरे शरीर पर प्रभाव था। बिल्कुल। और गर्मियों में जब हम ठंडी चीजों के पीछे भागते हैं तब भी यही मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। 100%। गर्मियों में बाहर भयंकर गर्मी होती है, प्रकृति में पित्त चरम पर होता है। उस वक्त आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और अंदर भी पित्त बढ़ने लगता है। तो शरीर को ठंडा करना जरूरी हो जाता है। हाँ, अगर शरीर ने इस गर्मी को शांत नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए शरीर
तुरंत आपको ठंडी चीजें जैसे तरबूज, खीरा, छाछ या नींबू पानी खाने का सिग्नल देता है। इसी तरह सर्दियों में जब बाहर जमा देने वाली ठंड होती है तो शरीर को अपनी अपनी अंदरूनी भट्टी जलाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसे ही कफ पोषण कहते हैं ना? जी बिल्कुल सही। इसीलिए सर्दियों में गुड़, घी, मूंगफली और सूखे मेवे खाने का मन करता है। हाँ, शरीर भारी और पोषण देने वाला खाना मांगता है ताकि ठंड से लड़ सके। तो अब खुद से पूछिए कि क्या इंसान सच में अपना मेन्यू खुद तय कर रहा है? बिल्कुल नहीं। या फिर बाहर का मौसम, अंदर के दोष और सर्वाइवल की जरूरतें उसके लिए ये फैसला ले रही हैं? ये सच में आंखें खोलने वाला है। हम बस एक मौसम की कठपुतली की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च सिर्फ खाने तक नहीं रुकती। इसमें इस बात का भी बहुत ही गहराई से वर्णन है कि कैसे इंसान का पूरा स्वभाव और उसकी शारीरिक बनावट भी इन दोषों के सांचे में ढली होती है। हाँ, अगर आप लोगों के शारीरिक लक्षणों और उनके स्वभाव को ध्यान से देखें तो ये साफ समझ आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है। ओके। उसका शरीर आमतौर पे पतला होगा, नसों में कम चिकनाहट होने के कारण त्वचा और बाल थोड़े रूखे होंगे। क्योंकि वात का मतलब गति है। बिल्कुल, इसलिए ऐसे लोग बहुत तेज चलते हैं, उनकी आवाज में तेजी होती है। अच्छा। वे चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। अरे वाह। और मानसिक स्तर पर वात बढ़ने से क्या होता है? अस्थिरता। इसलिए इनमें डर, घबराहट और चिंता बहुत जल्दी घर कर जाती है। तो अगर कोई इंसान बात बात पर घबरा जाता है तो लोग कहते हैं कि ये तो डरपोक है। हाँ, लोग जज करते हैं। जबकि असल में वो सिर्फ अपने बड़े हुए वात का अनुभव कर रहा है। एग्जैक्टली। और पित्त वालों का क्या हाल है? पित्त वाले लोग मध्यम कदकाठी के होते हैं। उनके अंदर गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी त्वचा थोड़ी गर्म होती है। ओके। पित्त तीखापन लाता है, इसलिए उनकी आवाज बहुत ऊंची और साफ होती है और उनका फोकस कमाल का होता है। याददाश्त भी तेज होती होगी। बहुत शार्प होती है। लेकिन क्योंकि पित्त आग है, मानसिक रूप से वे बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले, चिड़चिड़े या अत्यधिक कॉम्पिटिटिव स्वभाव के होते हैं। समझ गई। और कफ प्रकृति के लोग, मुझे लगता है कि कफ का मतलब स्थिरता है, तो वे सबसे शांत होते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कफ शरीर वाले भारी और मजबूत ढांचे के होते हैं। उनकी त्वचा नर्म और बाल घने होते हैं। उनकी हर गतिविधि में एक ठहराव होता है, चाल धीमी होती है और उन्हें बहुत गहरी नींद आती है। अच्छा, वात वालों की तरह जल्दी नहीं सीखते होंगे। उन्हें समय लगता है, लेकिन एक बार जो सीख लिया वो जिंदगी भर नहीं भूलते। क्या बात है। उनका मन शांत होता है और उनमें दूसरों से लगाव की भावना बहुत गहरी होती है। तो अगर हम इसे गहराई से सोचें तो हम अपने बेसिक स्वभाव के लिए खुद जिम्मेदार हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर किसी को जल्दी गुस्सा आता है तो वो उसका पित्त बोल रहा है। अगर कोई शांत है तो उसका कफ उसे वैसा बना रहा है। हाँ, ये इंसान को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। और इस रिसर्च में एक और बहुत ही शानदार बात कही गई है, आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूरोसाइंस का सीधा कनेक्शन। ये इस पूरी रिसर्च का सबसे मजबूत हिस्सा है। कैसे? जो बात आयुर्वेद हजारों साल पहले वात, पित्त और कफ के जरिए कहला था ना, आज का मॉडर्न साइंस न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन के जरिए बिल्कुल वही बात साबित कर रहा है। अच्छा। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, आयुर्वेद कहता है कि उम्र को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बचपन कफ का समय है, क्योंकि बचपन में शरीर का निर्माण हो रहा होता है ना, ढांचा बना होता है। सही कहा। शरीर नई कोशिकाएं बना रहा होता है, बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, जो कफ का गुण है। और उनमें नई चीजें सीखने और लगाव की भावना सबसे ज्यादा होती है। फिर आती है जवानी, जो पित्त का समय है, मतलब आग का समय, महत्वाकांक्षा, काम करने का जुनून, दुनिया जीत लेने का ईगो। बिल्कुल। और विज्ञान इसे कैसे देखता है? विज्ञान कहता है कि इस उम्र में इंसान के शरीर में डोपामाइन, जो कि प्रेरणा और रिवॉर्ड का केमिकल है, सबसे चरम पर होता है। अच्छा। टेस्टोस्टेरोन पीक पर होता है, जो हिम्मत और जोखिम उठाने की क्षमता देता है। तो इंसान सोचता है कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, लेकिन असल में उसके हार्मोन्स उसे वो महत्वाकांक्षा दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। और फिर आता है बुढ़ापा, जो कि वात का समय है। हाँ, बुढ़ापे में शरीर में वात बढ़ता है, शरीर सूखने लगता है, त्वचा पर झुर्रियां आ जाती हैं, नींद कम हो जाती है और याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। अस्थिरता आ जाती है। बिल्कुल। मन में अचानक भविष्य का डर और असुरक्षा बढ़ने लगती है।
अब इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखिए। विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? विज्ञान कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ डोपामाइन गिर जाता है, जिससे मोटिवेशन कम होता है। सेरोटोनिन कम हो जाता है, जिससे मूड में अस्थिरता आती है। बाप रे। एसिटाइलकोलिन नाम का रसायन घट जाता है, जिससे याददाश्त कमजोर हो जाती है। मेलाटोनिन के कम होने से नींद उड़ जाती है। ये तो बिल्कुल एक ही बात हुई। हाँ बिल्कुल। मतलब एक तरफ आयुर्वेद इसे वात का बढ़ना और कफ पित्त का घटना कह रहा है, दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान इसे हार्मोन और न्यूरोकेमिकल का गिरना कह रहा है। भाषा भली अलग हो, एक तरफ संस्कृत है और दूसरी तरफ बायोलॉजी की किताब, लेकिन दोनों का निष्कर्ष बिल्कुल एक ही है कि उम्र के साथ रसायनों का पहिया इंसान का स्वभाव बदल देता है। और इंसान इस बदलाव को रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हार्मोन तक बात समझ आती है, तो इस रिसर्च में जीव विज्ञान का एक ऐसा पहलू है जो इंसान के इस भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है कि उसके फैसलों पर उसका अधिकार है। अब गट बैक्टीरिया की बात कर रही हैं। गट बैक्टीरिया? मतलब जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम सब सोचते हैं कि हमारा दिमाग इस पूरे शरीर का असली बॉस है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये आधुनिक विज्ञान की सबसे हैरान करने वाली खोजों में से एक है। कैसे काम करता है ये? इंसान के पेट और आंतों में खरबों यानी ट्रिलियंस की संख्या में सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होते हैं। ट्रिलियंस? हाँ, अगर इनका कुल वजन किया जाए तो ये इंसान के दिमाग के वजन के लगभग बराबर होता है। अरे बाप रे। पहले लगता था कि ये सिर्फ खाना पचाने का काम करते हैं, लेकिन अब विज्ञान ने साबित कर दिया है कि आंत और दिमाग के बीच एक सीधा हाईवे है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व। और ये बैक्टीरिया उस हाईवे का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। सिर्फ सिग्नल नहीं, ये सीधे आदेश देते हैं। आदेश? हाँ, ये बैक्टीरिया ऐसे रसायन पैदा करते हैं जो बिल्कुल हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। हमारा मूड कैसा रहेगा, हमें उदासी घेरेगी या हम खुश रहेंगे, ये सब काफी हद तक ये सूक्ष्म जीव नियंत्रित करते हैं। मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी का सीधा संबंध पेट के इन बैक्टीरिया से है। बिल्कुल जुड़ चुका है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये हमारी खाने की इच्छाओं को भी हाईजैक कर लेते हैं। रिसर्च में लिखा है कि कई बार जब हमें लगता है कि हमें मीठा खाने की बहुत तेज तलब हो रही है, हमें चीनी खानी है, तो असल में वहाँ वो हमारी इच्छा होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होती। आपके पेट में मौजूद खास तरह के बैक्टीरिया जो चीनी खाकर जिंदा रहते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो वे वेगस नर्व के जरिए सीधे आपके दिमाग में केमिकल सिग्नल फायर करते हैं। हे भगवान। दिमाग उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और आपको लगता है, अरे मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मतलब तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मैं अपने दिमाग को अपना बॉस मान रही हूँ, लेकिन असल में असली बॉस तो मेरे पेट में बैठे ये ट्रिलियंस छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं। हाँ, वही कंट्रोल कर रहे हैं। वो चीनी मांगते हैं और मेरा दिमाग नौकर की तरह मुझे चीनी खाने पर मजबूर कर देता है। अगर मेरे पेट के बैक्टीरिया ही तय कर रहे हैं कि मैं क्या खाऊंगी और मेरा मूड कैसा रहेगा, तो फिर मैं कहाँ हूँ? फैसले ले कौन रहा है? ये तो विज्ञान की किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है। सुनने में डरावना है, लेकिन ये एक प्रमाणित वैज्ञानिक सच्चाई है। और जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, हमारे जन्म से पहले का माहौल, जो कोर्टिसोल हमने माँ से लिया, हमारी जेनेटिक्स, मौसम का बदलता प्रभाव, हाँ, उम्र के साथ घटते बढ़ते हार्मोन्स और पेट के अंदर बैठी ट्रिलियंस बैक्टीरिया की फौज, तो इंसान के नियंत्रण का जो अहंकार है ना, वो बिल्कुल खोखला साबित हो जाता है। एकदम सच बात है। और डॉक्टर सिंह के नोट्स के अंतिम भाग में तो उन चीजों की लिस्ट दी गई है जिन पर सच में हमारा कोई बस नहीं है। हम बड़ी शान से कहते हैं मेरा शरीर, लेकिन हम इसके मालिक हैं ही कहाँ? वास्तविकता ये है कि शरीर अपने हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल। हमारा दिल लगातार धड़कता रहता है, हम उसे रोक नहीं सकते। फेफड़े हमारी इजाजत के बिना सांस लेते हैं, लिवर खून साफ कर रहा है, गुर्दे अपना काम कर रहे हैं। सब अपने आप हो रहा है। हाँ, सब बिना हमसे पूछे ऑटो पायलट पर चल रहा है। बाल सफेद हो रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, कोशिकाएं मर रही हैं और नई बन रही हैं। सब कुछ एक विशाल प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत थक जाता है, बस सोना चाहता है, लेकिन बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है और नींद नहीं आती। बहुत बार होता है। हम चिल्लाते हैं कि मुझे सोना है, पर शरीर मना कर देता है। और कई बार किसी जरूरी काम के लिए जागना चाहते हैं, लेकिन आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। हम शांत रहना चाहते हैं, पर अचानक अंदर से गुस्सा फट पड़ता है। हम किसी मुश्किल घड़ी में बहादुर बनना चाहते हैं,
पर घबराहट और वात हावी हो जाते हैं। हम किसी पुरानी कड़वी याद को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन दिमाग का रसायन उसे बार बार याद दिलाता है। सही कहा। और जब हम परीक्षा में कुछ याद रखना चाहते हैं तो दिमाग उसे साफ कर देता है। क्या विडंबना है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान का नियंत्रण बहुत ही सीमित, लगभग शून्य है, लेकिन उसका अहंकार असीमित है। हमने अपना जन्म नहीं चुना, अपने माता पिता नहीं चुने, अपनी लंबाई, अपनी त्वचा का रंग, अपने बचपन का माहौल, अपनी आनुवांशिकी, यहाँ तक कि अपना बुढ़ापा और अपनी मौत भी हमने नहीं चुनी। मतलब जिंदगी की सबसे अहम चीजें तो हमारे पहला फैसला लेने से बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। बिल्कुल। और इसीलिए इस रिसर्च का जो अंतिम संदेश है ना, वो बहुत ही गहरा और विनम्र कर देने वाला है। क्या संदेश है? तो इसका मतलब है कि हमें इस अहंकार को त्याग देना चाहिए कि मैं सब चला रहा हूं। हाँ, और उनका संदेश स्पष्ट है, अहंकार छोड़कर जागरूकता के साथ जीना सीखें। जागरूकता के साथ। जब आप समझ जाते हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है, तो आप उसके खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ तालमेल बैठाने लगते हैं। प्रकृति का सम्मान करना, जानवरों का, पौधों का, मिट्टी और पानी का सम्मान करना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरे मनुष्यों का आदर करना आ जाता है। जियो और जीने दो सिर्फ एक कहावत नहीं रहती, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। ये पूरी चर्चा सूचनाओं और हर चीज को कंट्रोल करने की जो अंधी दौड़ है ना आज की दुनिया में, उसमें बहुत राहत देने वाली साबित हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। लोग रोज इस बात का भारी तनाव लेते हैं कि उन्हें अपना भविष्य, अपना शरीर, अपना आसपास सब कुछ कंट्रोल करना है। लेकिन जब जब किसी को ये गहराई से समझ आ जाता है कि हर चीज नियंत्रण में है ही नहीं, चाहे वो जीव शास्त्र हो, आयुर्वेद हो या प्रकृति की ताकत हो, तो जीवन का बहुत सा अनावश्यक मानसिक बोझ अपने आप खत्म हो जाता है। नियंत्रण छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करना है। हाँ, एक बार जब कोई वास्तविकता स्वीकार कर लेता है ना, तो तनाव की जगह शांति आ जाती है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा ने इंसान, उसके अहंकार और प्रकृति की विशाल मशीनरी के बीच के संबंध को बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक तरीके से सामने रखा है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। लेकिन इस सब के बीच ना एक ऐसा गहरा सवाल उभर कर आता है जो शायद किसी को भी रात भर सोचने पर मजबूर कर दे। कैसा सवाल? देखिए, इस रिसर्च से ये तो साफ हो गया कि हर पसंद, गुस्सा, उदासी और फैसले सब कुछ शरीर के वात, पित्त, कफ, न्यूरोकेमिकल्स और पेट के बैक्टीरिया द्वारा ही तय हो रहे हैं। हाँ, ये तो हमने देखा। तो क्या जिसे दुनिया बड़ी शान से हमारा व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहती है, वो असल में सिर्फ एक बायोलॉजिकल इल्यूजन यानी एक जैविक भ्रम है? बहुत गहरा सवाल है ये। जरा कल्पना कीजिए कि अगर भविष्य में विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि वो किसी इंसान के पेट के सारे बैक्टीरिया को पूरी तरह से बदल दे और उसके सारे न्यूरोकेमिकल्स को एक नए सांचे में रीसेट कर दे, तो क्या वो रातों रात अंदर से एक बिल्कुल नया इंसान बन जाएगा? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है तो क्या वो नया इंसान वास्तव में वही होगा या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। और अंत में एक जरूरी बात, यह चर्चा केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्यों के लिए है। यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं है। किसी भी दवा या सप्लीमेंट को शुरू करने, बदलने या बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। नियमित निगरानी और पेशेवर मार्गदर्शन ही सुरक्षित रिकवरी की कुंजी है।